केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि यह हेलीकॉप्टर जो है वो है एक निजी कंपनी आर्यन का बताया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर में जिस वक्त ये हादसा हुआ है तो 6 लोग सवार थे, 5 यात्री और 1 पायलट, और इन 6 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के गरुड़ चट्टी में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। केदारनाथ से लौट रहा था आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर, और जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके बाद की ये तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के जो पुर्जे हैं वो अलग अलग टुकड़े पड़े हुए हैं, और एक बड़े टुकड़े में हेलीकॉप्टर के आग भी लगी हुई है, जिसमें से धुआं लगातार उठ रहा है। हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से बताया कि जब यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ जिससे लोग सहम गए, और ये तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल अधिकारी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। करीब 20 से 25 मिनट पहले यह हादसा हुआ है, और एक वीडियो भी इस वक्त सामने आया इस हादसे के बाद का। ये वीडियो है क्योंकि जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और धमाका हुआ तो तमाम जो लोग वहां पर आसपास मौजूद थे वो तुरंत वहां पर पहुंचे, और आप देख सकते हैं जो जानकारी मिल रही है कि जो मौसम एकदम से करवट ली, जो मौसम अचानक से खराब हुआ है, उसके बाद विजिबिलिटी एकदम डाउन हो गई वहां पर, जिसकी वजह से पायलट को अंदेशा नहीं हुआ कि आगे क्या है, और इस दौरान हेलीकॉप्टर अपना जो संतुलन था वो खो बैठा। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुदीप लगातार। सुदीप, देखिए एक वीडियो भी इस वक्त सामने आ गया है, और वाकई इस वीडियो के जरिए हम देख पा रहे हैं कि वहां पर विजिबिलिटी जो है वो एकदम खत्म हो गई, एकदम डाउन हो गई। सुदीप, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल कृतिका दीक्षित, केदारनाथ वैली की ये दिक्कतें हैं कि वहां पर मौसम समय समय पर पैक हो जाता है और समय समय पर एकदम विंडो खुलता है, तो कई दफा अंदाज लगाना तो मुश्किल होता है कि आगे का मौसम क्या है। अब वजह क्या है ये तो तकनीकी टीम बताएगी, लेकिन पर जो हम वीडियो दर्शकों को दिखा रहे हैं ये साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि वैली के मौसम पल पल बदलते हैं, और कई दफा ऐसा भी होता है कि दिन के 12 बजे के बाद केदारनाथ और आसपास की वैली पैक हो जाती है। इस वक्त बादलों के कारण ये पैक होती है और विंडो लग जाती है, जिसके चलते फ्लाइट ना टेक ऑफ हो पाती है ना लैंड हो पाती है। तो अभी वीडियो चूंकि जब सामने आ गया है तो स्थिति काफी हद तक साफ हो रही है कि लापरवाही की बजाय कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसमें मौसम भी एक बाधा बना है, जिस वजह से हादसा हुआ होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस वक्त, और तमाम जो लोग हैं जैसे ये हादसा हुआ है वो लोग वहां पर पहुंचे, और उनमें से किसी एक व्यक्ति ने ये वीडियो शूट किया है, और ये वीडियो में वाकई हम देख पा रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी भी डाउन है, और साथ ही जो एक हेलीकॉप्टर का जो एक टुकड़ा है वो साइड में उसमें आग लगी हुई है, जो तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, वही मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो घटना हुई है केदारनाथ धाम से पहले हुई है, वहां कोई लोग नहीं थे। ये एक पहाड़ की तरफ गिरा है, एक नीचे खाई की ओर गिरा है, जिसमें इसके गिरने के बाद ही आग लगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर में एटीएफ हाई बर्निंग फ्यूल होता है जो एकदम आग पकड़ता है, और यही हुआ है। 4 शव जो सबसे पहले हमने फोटो के माध्यम से दिखाया है, 4 शव मौके से दिख भी रहे हैं, मौके पर पड़े हुए जहां हेलीकॉप्टर गिरा था। बिल्कुल, चलिए ठीक है सुदीप, आपके पास वापस आते हैं। लगातार ये तस्वीर भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, और इस हादसे के बाद की ये वीडियो इस वक्त सामने आई है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं क्योंकि जो केदारनाथ की जो वैली है वहां पर समय समय पर मौसम जो है वो चेंज होता है, क्योंकि बादल वहां पर ऊंचाई पर केदारनाथ बसा हुआ है और बादल जो है वो भी नीचे रहते हैं वहां पे, तो ऐसे में कब वहां पर मौसम करवट ले लेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं रहता है। हालांकि जब भी इसका अंदाजा पहले से लग जाता है तो हेली सेवाएं जो है उन्हें पहले से ही बंद कर दिया जाता है। जो निजी कंपनियां हैं, जो वहां पर कंपनियां लगी हुई हैं, वो हेली सेवाओं पर रोक लगा देती हैं, लेकिन अचानक से जब अगर मौसम करवट ले तो उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, और यही अंदाजा अभी फिलहाल लगाया जा रहा है। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप, और लगातार इस खबर पर आप बने रहिए और अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी की गई है। एनआईए की तरफ से आतंक के मकड़ जाल के खिलाफ एनआईए की तरफ से यह एक्शन लिया गया है। गैंगस्टर केस में कई जगहों पर एनआईए की रेड हुई है। दिल्ली समेत देश के 51 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है, जिसमें दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में छापा मारा गया है। इसके अलावा सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर एनआईए ने
50 जगहों पर छापा मारा है। हरियाणा के 10 जगहों पर छापा मारा है। पंजाब के 4 जिलों में छापेमारी की जा रही है एनआईए की तरफ से। एनआईए के टारगेट पर है लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा ग्रुप के गैंगस्टर। आतंकी कनेक्शन को लेकर एनआईए की तरफ से गैंगस्टरों पर यह सबसे बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। लगातार ये छापेमारी इस वक्त की गई है। तो पूरे देश भर के कई राज्यों में एनआईए की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। आतंक का जो पूरा मकड़ जाल है उसके खिलाफ एनआईए की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली के अलावा देश के कई राज्यों में ये छापेमारी की जा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश के 51 ठिकानों पर एनआईए की तरफ से ये छापेमारी की गई है, जिसमें दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तमाम वो राज्य जहां पर एनआईए ने छापेमारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल में भी गैंगस्टर के ठिकानों पर ये रेड मारी जा रही है। उत्तर प्रदेश में ही करीब 50 जगहों पर एनआईए की तरफ से ये रेड मारी गई है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम इस वक्त जुड़ रही है। लखनऊ से हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही बुलंदशहर से परविंदर लोधी और आगरा से कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे नीलेश, जिस तरीके से एनआईए जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है और सिर्फ दिल्ली और यूपी नहीं बल्कि देश के और भी कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। देखिए, बिल्कुल एनआईए की छापेमारी सुबह से ही देश के अलग अलग राज्यों में चल रही है, जिसमें हम बात करें उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की, उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, उसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा की। इन जिलों में इन प्रदेशों में एक साथ जो है अलग अलग जिलों में छापेमारी चल रही है। करीब 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ एनआईए की अलग अलग टीमें जो हैं वो छापेमारी कर रहे हैं। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या हुई थी, उस गैंग को भी तलाश किया जा रहा है कि क्या उनके तार जो है आतंकियों से जुड़े हुए हैं, जिसमें खास तौर पर जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है उसमें उसके तार जो है आतंकियों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी भी तलाश अब तेज कर दी गई है। उसी के तहत अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम अन्य राज्यों में एक साथ छापेमारी हो रही है। कहीं ना कहीं एनआईए ये पर्दाफाश करने का प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले जो देश विरोधी लोग हैं उनको पकड़कर जेल भेजा जाए। साथ ही साथ उनके मंसूबे क्या थे, वो देश और प्रदेश के अंदर क्या कुछ करना चाहते थे, किस तरीके का उन्माद फैलाना चाहते थे, किस तरीके की आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहते थे, उन तमाम चीजों को लेकर एनआईए की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि एनआईए ने जब उत्तर प्रदेश और देश के अलग हिस्सों में, खासतौर पर साउथ की अगर हम बात करें जिसमें केरल, तमिलनाडु और तमाम राज्य शामिल हैं, वहां जब छापेमारी हुई थी तो एक बड़े पैमाने पर जो है ऐसे लोगों को पकड़ा गया था, ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे और जिनके पास से तमाम ऐसे दस्तावेज, तमाम ऐसे वीडियो, तमाम ऐसे भाषण बरामद हुए हैं जो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर वो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे। उनकी जो मंशा थी वो 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। उसके बाद जब उनको कस्टडी रिमांड पर लिया गया और उनसे पूछताछ हुई है तो तमाम और खुलासे हुए। उसके बाद एक बार फिर से एनआईए हरकत में आई है और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और छापेमारी के दौरान उन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं किसी गैंग वॉर में शामिल रहे या किसी बड़ी हस्ती को मारने के जिन्होंने सुपारी ले रखी थी या फिर सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या करने वाले गैंग के लोग थे, क्या उनके तार जो है आतंकियों से जुड़े हुए हैं। उन तमाम चीजों को लेकर एनआईए आज छापेमारी कर रही है। करीब सुबह ही ये छापेमारी शुरू हुई है और देर शाम तक ये छापेमारी चल सकती है, क्योंकि एनआईए जब इस तरीके कोई बड़ी छापेमारी करती है, अलग अलग राज्यों में करती है, तो कहीं ना कहीं तमाम सबूत जुटाने का प्रयास किया जाता है कि कैसे लोगों को चिन्हित किया जाए, कैसे उनसे उन तमाम दस्तावेजों को बरामद किया जाए जो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ थे। कहीं ना कहीं इससे पहले जब लखनऊ से गिरफ्तारियां हुई तो उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि वो जो है फंड इकट्ठा करने के लिए खाड़ी देशों की यात्रा करते थे ताकि वहां से फंड इकट्ठा किया जाए और उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में नौजवानों को अपने संगठन के साथ जोड़ा जाए, उनको धार्मिक कट्टरता के साथ जोड़ा जाए और जिहाद के नाम पर उनको हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में उनसे ब्लास्ट कराया जाए या उन्माद फैलवाया जाए। तो इस तरीके की जानकारियां निकली थी साफ तौर पे जब उनसे पूछताछ एनआईए और एटीएस के अलग अलग टीमों ने की, जिसके बाद उनको कस्टडी रिमांड पर लिया गया और आज वो जेल में है। उनकी निशानदेही पर तमाम अन्य गिरफ्तारियां हुई और आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर जो है छापेमारी चल रही है। अब छापेमारी जब खत्म होगी तो एनआईए के हाथ कितने संदिग्ध लगते हैं, साथ ही साथ कौन से ऐसे दस्तावेज बरामद होते हैं
इससे पहले हमने देखा जब छापेमारी हुई तो तमाम पेन ड्राइव बरामद हुई, कंप्यूटर से डाटा बरामद हुआ। साथ ही साथ बात करें तो मोबाइल में ऐसे कोडवर्ड मिले और इंटरनेशनल कॉलिंग किस तरीके से की जा रही थी, कैसे ऐप के माध्यम से कोडवर्ड से ये लोग विदेशों में बैठे अपने आकाओं से बात करते थे, उन तमाम चीजों की पोल खुली थी। जिसके बाद एक बार फिर बड़े पैमाने पर जब आज छापेमारी हो रही तो ये जरूर प्रयास किया जाएगा कि विदेशों से इनके संबंध कैसे स्थापित हुए, उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में इनको संरक्षण देने वाला व्यक्ति कौन है। साथ ही साथ जब ये विदेशों में बात करते थे तो क्या कौन से कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था इनके द्वारा, साथ ही साथ कौन सी वो ऐप थी जिसके माध्यम से ये लगातार विदेशों में बैठे अपने आकाओं से संबंध रखते थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर एनआईए आज जो है देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है। ठीक है, चलिए आपके पास वापस आते हैं, क्योंकि बुलंदशहर से हमारे संवाददाता परविंदर लोधी भी जुड़ गए हैं। परविंदर, बुलंदशहर को लेकर क्या कुछ अपडेट है ना, ये किस तरीके से वहां पर छापेमारी की जा रही है? निश्चित तौर पर कृतिका, देखिए जिस तरीके से मूसावाला हत्याकांड में जब ये बात निकल करके आई थी तो जो कुर्बान था तो उसका नाम निकल करके आया था कि वो जो वाया नेपाल जो अवैध असले हैं उनकी जो तस्करी करता था और सप्लाई करता था। इसी को लेकर अब ये एनआईए की टीम ने आज बुलंदशहर के खुर्जा में छापेमारी की है और ये जांच ये जुटाने में लगी हुई है एनआईए की टीम है कि आखिर जो कुर्बान का जो ये इसका जो पूरा इसका कौन संचालन कर रहा है, इस गिरोह का आखिर कौन है इसका संचालन करने वाला। तो हालांकि जो कुर्बान का भाई है रिजवान, उससे भी जो एनआईए की टीम ने उसने काफी पूछताछ की है और कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। हालांकि जो कागजात मिले हैं उनको एनआईए की टीम अपने साथ भी लेके गई है। और जो कुर्बान था ये बड़े स्तर पर जो अवैध असले थे इनका सप्लायर का काम इसका था। तो यहाँ पर जो पुलिस है वो पूरा सहयोग एनआईए की टीम का करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी ये क्या पूछताछ में निकल करके आया ये चीज अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, ये सब कुछ बाद में ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो एनआईए की टीम है लगातार छापेमारी जो है कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये पूछताछ में पता चला है कि कुछ अहम जो दस्तावेज हैं वो एनआईए की टीम को मिले हैं। जी कृतिका, बिल्कुल परविंदर, वाकई देखना होगा कि आखिर इस छापेमारी के बाद में कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है और क्या कुछ खुलासा किया जाता है एनआईए की तरफ से। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। कृष्णा त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता आगरा से बने हुए हैं। कृष्णा, आगरा में क्या कुछ अपडेट्स हैं एनआईए की इस छापेमारी को लेकर? कृष्णा, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। चलिए कृष्णा, आपके पास वापस आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज थोड़ा सा साफ हो जाए। आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ में इसी बीच कानपुर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, सूरज पांडे। सूरज, कानपुर को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में एनआईए की तरफ से जो छापेमारी की जा रही है? सूरज, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, आप बता देंगे किस तरीके से कानपुर में आज एनआईए की टीम ने सुबह से यहाँ पर डेरा जमा रखा है। तकरीबन अभी की बात करें तो तकरीबन सूत्रों की बात करते हैं तो तकरीबन आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें कि एनआईए से जुड़े हुए सदस्यों को एनआईए ने रेडार पर ले रखा है। ऐसे में क्योंकि कानपुर एक काफी बड़ा शहर है और यहाँ पर एनआईए से जुड़े हुए काफी बड़ी संख्या में लोग रहते थे और यहाँ पर संगठन का छोटा कार्यालय भी था। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानपुर को एनआईए ने आज सुबह से ही डेरा डाल रखा है, जो जांच एजेंसियां हैं वो सुबह से ही जांच पड़ताल करने में जुटी हैं। आपको बताते चले कि कानपुर के बेगमगंज परेड इलाका, बाबूपुरवा इलाका और कानपुर का नौबस्ता में स्थित मछलिया इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पर बड़ी तादाद में एक विशेष समुदाय रहता है। ऐसे में जो जांच एजेंसियों को पूरी तरीके से इन इलाकों को अपने कैप्चर में लेकर पूरी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। अभी तक की बात करें तो इस जांच में अभी तक ये तो सामने नहीं आया है पूरे मामले में कौन कौन शामिल है और किस तरीके की गतिविधियां उसकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो भी लोगों को एनआईए ने इसमें रेडार में लिया हुआ है उनसे पूछताछ भी एक एक करके की जा रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एक बड़ी राहत मिल गई। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाले मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तेजस्वी यादव को ये राहत दी गई है और सीबीआई की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। दरअसल सीबीआई ने जमानत रद्द करने की अपील की थी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद में तेजस्वी यादव को एक बड़ी राहत मिली है।
तो इस की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ये राहत मिली है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत मिली है। दरअसल सीबीआई ने एक याचिका दायर की थी, जमानत रद्द करने की अपील सीबीआई की तरफ से की गई थी कि तेजस्वी यादव की जो जमानत है उसे रद्द किया जाए, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका को ही खारिज कर दिया है। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से ये बड़ी राहत बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मिली है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष इस वक्त जुड़ गए हैं दिल्ली से। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है? तेजस्वी यादव को देखिए एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि सीबीआई की तरफ से जमानत को रद्द करने की अपील की गई थी, लेकिन सीबीआई की इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आईआरसीटीसी घोटाले मामले में तेजस्वी यादव को एक बड़ी राहत कहीं न कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की मांग को खारिज किया है। सीबीआई की याचिका पर कोर्ट ने तेजस्वी यादव को हालांकि नसीहत दी है और ये भी कहा है तेजस्वी यादव से कि सोच समझकर बोला करे। तो निश्चित तौर पे जज ने ये भी कहा है कि हम बेल कैंसिल नहीं कर रहे हैं, पर आगे से ऐसा बयान ना दें, क्योंकि तमाम जो दलीलें हैं आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दी गई हैं, जिसमें तेजस्वी यादव के वकील ने साफ तौर पे कहा था कि कई खबरें चल जाती हैं सूत्रों के आधार पर और सीबीआई झूठा नैरेटिव बनाती है और सीबीआई को कटघरे में खड़े करने की जो कोशिश है वो तेजस्वी यादव के वकील की ओर से लगातार किया गया। जो जब सुनवाई हुई, इसके साथ ही कहा गया कि अगर सीबीआई को लगता है कि उन्होंने अधिकारियों यानी कि तेजस्वी यादव ने अधिकारियों को धमकी दी है, तो वो धारा 506 के तहत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराते। इस तमाम दलीलों और अपीलों को सुनने के बाद कहीं न कहीं कोर्ट ने तेजस्वी यादव के लिए एक राहत जरूर दिया है तेजस्वी यादव को। और क्योंकि तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो आज वो भी कोर्ट में पहुंचे हुए थे और जिस तरीके से कोर्ट ने आज राहत दी है, कई दिनों से पूरे मामले को चलाते लगातार सुनवाइयां चल रही थी, ऐसे में आज कहीं न कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, चलिए शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं और ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गुजरात के राधनपुर में उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया। कांग्रेस के समर्थन में उमड़ा जनसमूह स्पष्ट संकेत है कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की विजय निश्चित है। राज्य में कल 1000 से ज्यादा ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ और राज्य के 18 जिलों में कुल 1000 से ज्यादा ग्राम पंचायत के नतीजे आए। इस चुनाव में कुल मतदान 74% रहा। ये चुनाव सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता हस्तांतरण के बाद राज्य में ये पहला ग्राम पंचायत चुनाव है। वहीं बिहार में नगर निकाय का चुनाव की तैयारी इस वक्त चल रही है, जिसके बीच ईबीसी आरक्षण खत्म करने के बाद चुनाव पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद बीजेपी के तमाम नेता नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार उन्हीं लोगों के साथ चले गए जो लोग नगर निकाय चुनाव के खिलाफ थे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर बीजेपी के तमाम नेता आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ के बैनर तले धरना देते हुए कहा कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तब तक धरना देते रहेंगे, जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने बातचीत की। बिहार में नगर निकाय का चुनाव चल रहा था। कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया। ओबीसी आरक्षण था, उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं वो सड़क पर आ गए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ का बैनर लगा कर लोगों का मांग है जिस तरीके से जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा था उसका नगर निकाय का चुनाव करवाई जाए, हम लोग धरना देंगे। पूर्व मंत्री उनसे बात करेंगे। सर, आरक्षण हटाओ, आरक्षण बचाओ, चुनाव कराओ जो कि तरीके से बैनर दिए, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? सरकार
किस तरीके से बयान है साहब, उसके बाद अपोजिशन में जाने के बाद इस तरीके से देखिए, अति पिछड़ा को आरक्षण जब भाजपा सरकार में शामिल तभी मिला। भाजपा की सहमति से ही, भाजपा के रहते हुए ही अति पिछड़ों को आरक्षण मिला है। लेकिन सरकार ने अपनी जिद में नगर निकाय चुनाव में प्रॉपर ढंग से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन नहीं किया। इसके कारण कोर्ट को निर्णय करना पड़ा। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाजपा जब तक है अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त नहीं होने देगी। सरकार अविलंब अति पिछड़ों को आरक्षण दे करके नगर निकाय का चुनाव कराए। अच्छा, आप लोग पे जेडीयू मरती है कि आप लोग आरक्षण को खत्म करवाएं और आप लोग कहते हैं कि वो खत्म करवाएं। आप बताओ, बीजेपी जदयू की सरकार है, तो बिना बीजेपी की सहमति के कोई निर्णय हो सकता है क्या? कोर्ट का फैसला कैसे बीजेपी जेडीयू कर सकती है? कोर्ट का फैसला बीजेपी कैसे कर सकती है? ये जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था ट्रिपल टेस्ट का, अगर सरकार ट्रिपल टेस्ट करा लेती तो नौबत नहीं आती। यहाँ पे जो तमाम जो देख सकते हैं, तमाम जो अपोजिशन के लीडर है सारी तरीके से धरना दे रहे हैं। लोगों का मांग है कि जो आरक्षण खत्म की गई है, आरक्षण को लाई जाए और उसके बाद सही समय पर चुनाव करवाया जाए। पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट। बिहार में नगर निकाय का। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।